अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आगाज़ करने से पहले मैं इन 3 दुआओं का मतलब आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। रब्बी, ए मेरे रब, इशरा खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, व यस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दतम गिरा, उक़दतम मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू क़ौली ताकि वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात समझ सकें। अब क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआ मुझे पढ़ाते हुए पढ़नी चाहिए? ये चीज़ आपको पढ़ते हुए भी पढ़ लेनी चाहिए और पेपर देते हुए भी पढ़ लेनी चाहिए। इफ़ेक्ट सोचना बस ये है कि जब आप लिख रहे हो तो एग्ज़ामिनर भी आपकी बात वो क्या कर सके, समझ सके। होगा क्या, अल्लाह ताला की एक जिसे कहते हैं ना रहमत उसके अंदर इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। दूसरी दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तीसरी दुआ है रब्बी यस्सिर, ए अल्लाह तू आसान फरमा दे, वला तुअस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम बिल खैर और तू इसे मुकम्मल फरमा दे खैर के साथ। तो ये 3 दुआएं हैं। मैं रूटीन के अंदर कोशिश यही करता हूँ कि लेक्चर का आगाज़ इसी से ही करूँ। पहला दिन है तो उसका मतलब भी मैंने बताना मुनासिब समझा। डिले किए बगैर शुरू करते हैं। CMA की रिवीजन का आगाज़ करते हैं CMA के ग्रिड से, और मेरे नज़दीक क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास एक कॉस्ट एसोसिएटेड 45 मार्क्स तक, तीसरा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। जो सेकंड ग्रेड है वो सबसे स्मॉलर ग्रेड है, 20 से 30 मार्क्स का ग्रेड है। इट मींस इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान है, इसको जज करना बहुत ही आसान है। इसमें से क्वेश्चन एक हिसाब से मस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं आगाज़ भी यहीं से ही करूँगा। सेकंड ग्रेड है 20 से 30 मार्क्स का। इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं? एक प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक है जिसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एक प्रोसेस कॉस्टिंग का और एक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का। दूसरा टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग का, जो कि ज़रा सा बच्चों वाला टॉपिक है और जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी किसी और टॉपिक के साथ अक्सर मिक्स करके दे देता है, अदरवाइज़ इस टॉपिक को ज़रा वो हल्का ही लेता है। तीसरा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस का, जो कि वंस अगेन 20 मार्क्स का है। अब रीसेंट अटैम्प्ट में, जो पिछली अटैम्प्ट हमारी गुजरी है, उसके अंदर उसने क्या किया है, उसने इस ग्रेड को अपना फुल फ्लैज ले गया है। मैं मार्कर इसका घर ही छोड़ आया हूँ। तो 20 मार्क्स उसने पूछ लिए हैं हमारे प्रोसेस में से, और टोटल 15-16 मार्क्स रीसेंट अटैम्प्ट में उसने से प्रोसेस काउंटिंग में से उसने तकरीबन 15-16 मार्क्स यहाँ से, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनाया और एक वेरिएंस में से बनाया है। ये उसने काम किया है। मींस उसने इस ग्रिड को फुली ऑक्यूपाई कर दिया। 30 मार्क्स तक वो इसको ले गया है। माइट भी वेरी कर गया हो, 30 से 32 पे चला गया हो, लेकिन वो इसको फुल फ्लैज पर ले गया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो इस दफ़ा भी इसको फुल फ्लैज पर लेकर जाएगा? आई डोंट बिलीव इट सो। वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। अब 2 टॉपिक्स में से एक के मस्ट चांसेस हो गए, एक वेरिएंस है, एक प्रोसेस है। इट मीन्स ये दोनों जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका एक भी टॉपिक छोड़ा तो आपने अपने साथ क्या की, ज्यादती कर ली। तो ये मस्ट टॉपिक में से इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड ग्रेड आता है हमारा, जो दूसरे नंबर पर आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, 30 से 40 मार्क्स। मीन्स मिनिमम 30 मार्क्स इसमें से पूछे जाने ही जाने हैं।
अब यहां पर 3 टॉपिक हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर कह सकते हैं मेजरली, या 3 टॉपिक है। एक सीवीपी का है, दूसरा डिसीजन मेकिंग है, और तीसरा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीसेंट अटेम्प्ट में उसमें उसने एक तजर्बा किया है ऑटम 22 में। वो तजर्बा उसने ये किया है कि इस ईओक्यू में से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, और रीऑर्डर क्वांटिटी में इसमें से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया। मींस उसने इस ग्रेड को शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा ले गया है। और अगर मैं पुराना एनालिसिस सोचूं तो इस टॉपिक में से आते ही 10-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का ज्यादा नजर ही नहीं आता। 10, 11, 9, 8 इस तरह के मार्क्स देते था, लेकिन उसने इस दफा दोनों को चूज कर लिया, और लेकिन उसने थ्योरेटिकली ज्यादा रखा है इसके ऊपर। 3-4 मार्क्स उसने थ्योरी के, और तकरीबन 12, 13, 15 मार्क्स तक की थ्योरी रिसेंट टाइम में उसने पूछ ली है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस टॉपिक में 3 टॉपिक्स में से मस्ट क्वेश्चन कौन सा है और बिगर वाला वो कौन सा होगा, वो होगा आपका डिसीजन मेकिंग होगा। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर इतनी वैरायटी है उसके पास की कोई हद नहीं। आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग स्पेशल ऑर्डर की है, फिर आपकी मेक और बाय डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग, शट डाउन डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये सारी एक अच्छी वैरायटी उसके पास मौजूद है। लिहाजा एक मस्ट क्वेश्चन तो डिसीजन मेकिंग का है ही है, और वो उसने रिसेंट टाइम में भी पूछा, वो भी उसने 15-16 मार्क्स का पूछा। तो ये 3 बड़े क्वेश्चन उसने पूछे हैं। अब इस अटेम्प्ट में इन 3 में से अगर मैं चूज करूं तो यस डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग ने तो आना ही आना है। इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दो राय ही नहीं है। इसमें से राय बनाई जा सकती है कौन सा आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे नजदीक ज्यादा चांसेस प्रोसेस काउंटिंग के बड़े क्वेश्चन बनने के हैं। अब ये कुछ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता वो इन दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके भी बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं जिसके अंदर उसने प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस को इकट्ठा किया है। तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। मेरे नजदीक फिर इस दफा प्रोसेस कॉस्टिंग में से एक बिग क्वेश्चन बन सकता है। अब उसने मिनिमम 20 से 25 मार्क्स सेकंड ग्रेड में से पूरे करने हैं, मिनिमम 20 पूरे करने हैं। तो फिर उसके पास क्या हुआ, 15 मार्क्स उसने यहां से अगर ले लिए तो अब उसके पास वैरायटी है। टारगेट कॉस्टिंग में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, जैसे 2 टाइम्स पहले किया उसने, और वो ले ले। या वेरिएंस में से कोई 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता क्या? आराम से बनाया जा सकता है। तो वेरिएंस में से 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे नजदीक पॉसिबिलिटीज ये ज्यादा है। थर्ड आते हैं, तीसरा टॉपिक है सीवीपी का। सीवीपी उसने बहुत लाइटर मोड के अंदर टेस्ट किया है रिसेंट टाइम में, बहुत थोड़ा सा 7-8 मार्क्स का टेस्ट किया है। तो मेरे नजदीक सीवीपी इस दफा एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, क्योंकि इसके अंदर एक वैरायटी नजर आती है, आपको वेरिएशन मिल सकती है। इसके अंदर स्टूडेंट तंग हो सकता है, और बड़े आराम से इसके अंदर तंग होता है। सबसे ज्यादा तंग मेरा ख्याल है सीवीपी के अंदर होता है स्टूडेंट तंग। एक डिसीजन मेकिंग में तंग होता है, एक सीवीपी में तंग होता है, और बाकी तो टॉपिक्स ऐसे हैं कि हम लोग खुद तंग होते हैं, एग्जामिनर की तरफ से तंगी उतनी नहीं होती है। स्टूडेंट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ज़्यादा तंग होते हैं, ना कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तंग होना। कॉम्प्लिकेशन हम आराम से बाकी तमाम क्वेश्चंस के अंदर आराम से, अगर मैं कहूं तो आराम से 50-60% तो 70% उसको लेने चाहिए बाकी सारे टॉपिक्स में। ये टॉपिक ऐसे है जो तंग करता है, खास तौर पे डिसीजन मेकिंग में बस 2 टॉपिक हैं जो ज़्यादा तंग करते हैं। वो है एक फर्दर प्रोसेसिंग का और एक है शट डाउन डिसीजन। इसके अंदर ज़्यादा तंगी है, बाकी चीज़ों के अंदर तो सिमिलैरिटीज़ ही हैं। रेपिटेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई हद नहीं है, आप अगर एम्पल प्रैक्टिस करते हैं तो कोई मसला नहीं है। योग का टॉपिक कदर आसान टॉपिक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसने 30 मार्क्स पूरे करने हैं तो अगर 15 मार्क्स में डिसीजन मेकिंग में से उठा लेता हूँ तो कहाँ पर से बाकी के पूरे करेगा? मिनिमम 30 भी पूरे करने हैं, तो उसे दूसरे टॉपिक को चूज करना ही करना है। या फिर जैसे उसने रिसेंट टाइम में तजर्बा किया
2 टॉपिक्स यहां से उठाए। वो कोई तजर्बा यहां पर जरूर कर सकता है कि डिसीजन मेकिंग में से उठा के आपको 2 क्वेश्चन बनाकर दे दे, एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये तजर्बा जरूर वो कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा तजर्बा करेगा। मेरा ख्याल यही है कि वो सीवीपी की तरफ जाएगा और इसको लाइटर मोड पे टेस्ट कर ले तो कर ले, अदरवाइज वो इसको साइड पर भी कर सकता है ईओक्यू को। तो 2 बड़े क्वेश्चन पूरे कर दे तो 30 से 32 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरा एनालिसिस है, मेरे नज़दीक उसको ये काम करना चाहिए। अब आते हैं पहले ग्रेड पर, जिसे सब लोग इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं कि रीसेंट अटेम्प्ट को देखा जाए और कहा जाए उसके अंदर से मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं, सीवीपी है, ईओक्यू है, डिसीजन मेकिंग है, और एक प्रोसेस को एडअप कर लेते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ठीक। तो अब वो तो सिर्फ 40 मार्क्स हुए, 30 मार्क्स वो वाले और प्रोसेस कॉस्टिंग के 10 मार्क्स में लगा लूं ऑन एवरेज, तो वो तो 50 मार्क्स तक ही बात कर रहे हुए। ये वाला तो एक मेजर एरिया तो वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने, जो कि कितने मार्क्स का है, 35 to 45, और ये एरिया पास करवाने में अहम किरदार अदा करता है। बिलीव मी, द मोस्ट ईजीएस्ट एरिया दिस वन, सबसे आसान एरिया। अगर आप इसको अच्छा नहीं प्रिपेयर करते तो समझ जाएं कि जी आपने अपने साथ क्या किया, ज्यादती की है। क्योंकि ये एक आसान एरिया, आसान में से मार्क्स तो मिलने हैं, मुश्किल में से तो हर एक ने अपने मार्क्स को लूज करना है। तो आपने अगर आसान मार्क्स ही छोड़ दिए, उनको ये रिवाइज नहीं किया, यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई कह रहे हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं क्या है। इस दफा उसने तजर्बा क्या किया है, दूसरा तजर्बा, उसने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्योंकि 3 बड़े क्वेश्चन पूरे हो गए थे, अब उसने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाकर दे दिए। एफओएच के क्वेश्चंस बनाए। अब उसके पास मार्जिन खत्म हो गया था, क्योंकि उसने कहा था कि जी मैंने तो 15-15, 16-16 मार्क्स के 3 बड़े क्वेश्चंस पूछने हैं, 50 मार्क्स पूरे हो गए। उसका दिल कर रहा था एफओएच को बड़ा क्वेश्चन पूछने का, उसके पास मार्जिन नहीं था। उसने क्या किया, एफओएच में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए और पैथेटिकली आंसर हुए थे। एक में 20% मार्क्स आए, एक में 35% बच्चों ने पास किया। आज देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर मैं कहूं कि यार ये वाला टॉपिक टेस्ट हो गया है, एफओएच रीसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हो गया, तो फिर पीछे कौन सा बचे टॉपिक? हमारे पास बचे बेटा जी प्रोडक्शन कॉस्ट, जॉब और सर्विस कॉस्टिंग। मेरा ख्याल है 2008, 9, 10 के बाद जॉब और सर्विस कॉस्टिंग नहीं पूछा गया, और ना ही पूछा जाने वाली चीज है कोई। जनरल एंट्रीज हैं, वही कॉस्ट फ्लो की एंट्रीज हैं, वही एंट्रीज यहां पर पूछी जा सकती हैं अगर पूछना चाहे तो, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 2 अटेम्प्ट से एडेड है और अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। मेरा ख्याल था वो इस अटेम्प्ट में टेस्ट कर लेगा, क्योंकि उससे पिछली अटेम्प्ट में उसके पास मार्जिन नहीं था। 7 1 मार्क्स का, 8 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता था वो। अब इस दफा मेरे नजदीक वो मिक्स कर देगा आपका ये तीसरा बड़ा क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ मिक्स कर दे दे, या फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एफओएच के साथ मिक्स कर दे दे। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे नजदीक आपके लिए तीसरी अच्छी तैयारी आपकी इसमें होनी चाहिए, ए बी सी एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अगर ये जनाब आपने 4 बना लिए, तो ये मैंने, अगर मैंने एस्टिमेशन बताऊं तो मैंने इसको 12 मार्क्स पे रखा हुआ है। ये मैंने अपनी एक्सपेक्टेड को यहां पर भी 3rd ग्रेड में 12 मार्क्स पे रखा हुआ है, या 8 मार्क्स पे, 9 मार्क्स पे आराम से टेस्ट किया जा सकता है। आपके ये 30 की रेंज पे आराम से पहुंच जाएगा ग्रेड। अगर नहीं करता तो यहां पर एबीसी कॉस्टिंग को भी अगर अकेला टेस्ट करना चाहे तो भी कर सकता है, एफओएच को साथ मिक्स करके करना चाहे तो भी 12-13 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो ये टॉपिक जिसे स्टूडेंट माइट भी लीनियंट ले रहे हों, मेरे नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीसेंट अटेम्प्ट के हिसाब से, जो आगे आनी है।
अब यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से, फिर ABC कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, FOH मटेरियल की इन्वेंटरी, FOH लेबर। लेबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे नज़दीक हर अटेम्प्ट में पूछना चाहिए है उसे, और वो है भी 8 मार्क्स तक का। तजर्बा करना चाहे तो वो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन बना सकता है, 8 8 8 जो उसने जैसे दूसरे टॉपिक्स में किया, बनाना चाहे तो, लेकिन नहीं करेगा। आई डोंट बिलीव इट। सो लर्निंग कर्व टेस्ट हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो वो लर्निंग कर्व टेस्ट कर सकता है इन माय ओपिनियन। एक बात। दूसरी चीज इन्वेंट्री का टॉपिक है, जिसे हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लीनियर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी मसला ही कोई नहीं है, ये तो आता भी नहीं है, अरसा हो गया नहीं आया तो ये आएगा भी नहीं। अब अगर FOH पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट कर लिया तो फिर अब क्या, उसके पास क्या वो FOH दोबारा से टेस्ट करेगा, जबकि FOH को तो हर जगह पर जाके टेस्ट कर सकता है, हर क्वेश्चन के अंदर एडअप कर सकता है। तो फिर अब वो मेरे नज़दीक क्या करेगा, वो इस तरीके से कर सकता है कि ABC कॉस्टिंग को चाहे FOH के साथ एडअप करके करे या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ एडअप करके करे। दोनों तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं हिस्ट्री के, हैं CA फाइनल के, क्योंकि अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ यहाँ पर, CA फाइनल में टेस्ट होता था। और लोग कहते हैं कि वो बहुत हाई लेवल के पिच के हैं, और मैं कहता हूँ वो हमारी ही पिच के हैं, वो कोई बहुत हाई लेवल की पिच के नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई एक आधा मुश्किल क्वेश्चन डेफिनेटली एक हाई लेवल का है तो एक आधा मुश्किल क्वेश्चन होगा, हम उसे एक बहुत ही आसान अप्रोच के तहत जैसे FOH होता है उसी अंदाज में कर लेंगे इंशाल्लाह। यहां तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जो कि मेरे नज़दीक ये वाला सिनेरियो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि इस एरिया को इग्नोर ना करें। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया है और 35 मार्क्स मिनिमम पूछे जाने हैं, जिसे बच्चे इग्नोर करते हैं और बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। वो कोर्स आउटलाइन देखते ही नहीं है, कोर्स आउटलाइन में लिखा क्या हुआ है। आई डोंट थिंक सो। जो जिस भी बच्चे से पूछता हूँ वो कहता कि यार हम कोर्स आउटलाइन वो क्या होती है, कोर्स हमने तो देखा भी नहीं हुआ क्या होता है। मैं जब पढ़ा करता था उस वक्त आपकी स्टडी टेस्ट नहीं होती थी, उस वक्त ओपन होता था, और फिर मेरी आदत यही थी कि मैं कोर्स आउटलाइन सबसे पहले अपने सामने रखता था। एक वाकया बता देता हूं आपको। मैं सेल्फ स्टडी किया करता था क्योंकि मैं फर्म ज्वाइन की हुई थी, BCom के बाद फर्म ज्वाइन की थी, और मेरे साथी लाइब्रेरी में जो आते थे वो कॉलेजेस में पढ़ते थे। टैक्स का पेपर था, कोर्स आउटलाइन में एक सेक्शन 78 गालबन हुआ करता था, अभी है, वो किसी बुक में नहीं था क्योंकि हिस्ट्री में पास पेपर में टेस्टेड नहीं था। मेरी आदत थी कोर्स आउटलाइन देखने की, मैं वो चीज़ पूरी करता था। मैंने वो चीज़ उठाई, बेयर एक्ट से जो लॉ होता है उसमें से वो निकाला और उसे पढ़ लिया। पेपर में वही आया हुआ था और वो मैंने लिख दिया आराम से। मेरे लिए वो मसला ही कोई नहीं था क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट उसका क्या किया हुआ था, हासिल किया हुआ था। तो टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, आपने कॉन्सेप्ट क्या करना है, हासिल करना है, क्योंकि पेपर किसने देने हैं, आपने देने हैं, टीचर ने तो नहीं देने। टीचर के मुताबिक हो सकता है वो चीज़ एक दिन की हो, माइट भी कोई आपको ABC एक दिन में ख़त्म करवा दे जस्ट कॉन्सेप्ट दे के, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जी इसको कम से कम 2 दिन दिए जाएं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 पास पेपर किए जाएं। ये मेरे नज़दीक है। हर एक की अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, क्योंकि मेरी आदत है मैं इसको सामने रख के फिर कोशिश करता हूं बच्चों को क्वेश्चन करवाऊं, जो मेरी आदत थी पुरानी बिल्डअप हुई। तो कोई टीचर आपको कोई करवाए या ना करवाए, आपने अभी आगे बढ़ना है तो ये चीज़ आपके पहले दिन से आपके सामने होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, अब रिवीजन प्लान थोड़ा सा बात कर दूं मैं। रिवीजन प्लान वो तो शेयर हो गया हुआ है आपके साथ, नहीं हुआ ना करें, पब्लिकली मौजूद है SPI के पेज के ऊपर। चलें मैं बात कर देता हूँ थोड़ी सी। रिवीजन प्लान तरीकाकार क्या होगा।
अब ये थोड़ा सा रिवीजन प्लान दूसरा मैंने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि दो जगहों पे करवा रहा हूँ मैं रिवीजन। अब टाइमिंग आपकी चेंज हो जाएगी, बस टाइमिंग चेंज है, बाकी सारी प्लान मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक है जी। मेरा स्टार्टिंग होगा कि मैंने आपको FOH से स्टार्ट करवाना है। FOH के 1-2 पास पेपर, कुछ रीसेंट अटैम्प्ट के, कुछ पिछला कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, रिवाइज करेंगे। FOH के बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पर आऊँगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करवा के मैं इनको ABC के साथ लिंक करके एक पास पेपर करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। वही वाली चीज़ जो मैंने बात की है, उसके मुताबिक आपको एक पास पेपर करवाऊंगा। ABC भी हो जाएगा आपका, FOH से लिंकिंग भी हो जाएगी, और एक तरीकाकार भी आपको पता चल जाएगा। ABC एंड मार्जिन ये पूरी की पूरी हो गई हमारी। फिर मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन पर आऊँगा। मेरा पूरा ग्रेड A 35 मार्क्स में आपको 4 दिन में तैयार करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ग्रेड C, जिसको ज़्यादा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ग्रेड C पर आ जाऊंगा। सारे ग्रेड्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ग्रेड C में CVP देखेंगे किस तरीके से करना चाहिए। ग्रेड A में थोड़ा सा लेबर छोड़ दिया होगा, वो पूरा करेंगे। डिसीजन मेकिंग के ऊपर दो एक दिन देंगे, और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर 1 दिन देंगे, और फिर हम अगला पूरा वीक हमारा ख़त्म हो जाएगा। देन हमारा एक वेरिएंस रह जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग रह जाएगा जो मेजर है, और एंड पर मैंने 1 दिन रखा है टारगेट कॉस्टिंग की। अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम ये पहले ही हो सकता है कर दें, अदरवाइज़ इसको भी एंड कर देंगे। तो ये प्लान है मेरा, जिस प्लान के तहत मैं आपको इंशाल्लाह जिस तरतीब से लेकर चलूँगा। तो कॉन्सेप्चुअली तरतीब से लेकर आऊँगा कि FOH की बात की, उसके बाद बिल्डअप हो गया आपका माइंडसेट, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों मिक्स, फिर ABC को FOH के साथ भी लिंक किया जा सकता है, और ABC को मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ भी लिंक किया जा सकता है। तो ये 2 लिंकिंग दोनों हमारी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपका पहला ग्रेड ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। अब आते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों हमारा मटेरियल है, वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा नहीं है, कॉस्ट का हिस्सा है। मैंने क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या कुछ आता है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये चूंकि डायरेक्टली आपके असाइंड हो सकते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, जिसकी कॉस्ट आपने मुय्यर करनी हो, तो ये वो आ गई। इनडायरेक्ट खर्चे सारे के सारे आपके कहाँ पर होंगे, FOH में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल हो सकता है, 2-3 किस्म के मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि जो डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेट ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ग्रीस वगैरह, या बहुत माइनर सी वैल्यू की जो चीज़ होती है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर होता है। इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वो वाले बंदे जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो वाले बंदे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो सुपरवाइजर है, कोई फैक्ट्री का मैनेजर है, जो गार्ड बैठा हुआ है, ये सारे इनकी सैलरी जो होगी ये क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर होगी। तो इनडायरेक्ट लेबर हमारी क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। पैसे तो नहीं कोई देने हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन ये वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होगी। माइनर सा डिफरेंस है। तीसरी चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी लिस्ट तो हमें पता ही है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और बहुत सारी चीजें हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये तो हमारे रूटीन में माइंडसेट में होता है, ये 2 माइंडसेट में उस तरीके से नहीं होते हैं। आए जी, अब एक बहुत आसानी है कि जी हमारा एक ही प्रोडक्ट है, एक ही डिपार्टमेंट है, तो सब तो काम साफ सुथरा सा। लेकिन जब हमारे पास डिपार्टमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोसेस डिपार्टमेंट, WIP डिपार्टमेंट है मेरे पास, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट, वर्क इन प्रोसेस नंबर 2, वर्क इन प्रोसेस नंबर 3, 2-3 डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा इनको सपोर्ट करने वाला डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, कोई रिपेयर का डिपार्टमेंट है।
अब इनमें खर्चे आने हैं, आते कहां से हैं? आपका एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है आपकी पेरोल, एक होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तीन ही चीजें हो गई। अब मटेरियल जो मैंने खरीदा वो मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, और ये यहां से इधर भी आएगा, डायरेक्ट मटेरियल इधर भी आएगा और डायरेक्ट मटेरियल इधर भी आ रहा होगा। एंड देयर आर चांसेस कुछ मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल किधर जा रहा हो, इधर जा रहा होगा। इनडायरेक्ट लेबर कुछ इधर जा रही होगी। जो डायरेक्ट है वो पेरोल डायरेक्ट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी आ रही होगी, और कुछ इधर जा रही होंगी खर्चे एफओएच में, और एफओएच से हम एब्जॉर्ब्ड करके उठाते हैं, खर्चों को उठाकर इन जगहों पर ले जाते हैं। तो मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गई, और एफओएच एक्चुअल वाले हमारे आ जाते हैं यहां पर, और एब्जॉर्ब्ड वाले आ जाते हैं यहां से इधर, इधर और इधर एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, दो तीन जगहों पर। इसके अलावा कैंटीन में भी इसी तरीके से खर्चे आ रहे होंगे। अब जो सैलरी आनी है, इधर एक्चुअल सैलरी आ गई, इधर आ गई सैलरीज वगैरह, कोई इधर के मटेरियल है, ग्रीस वगैरह इशू होगी तो किधर जाएगी? वो रिपेयर डिपार्टमेंट में जाएगी ना अल्टीमेटली, जिसको डायरेक्टली असाइन किया हुआ है। अब यहां पर मसला आता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बनानी है, वो कैसे बनानी है? जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट, अब कुछ मटेरियल यहां से आना है, यहां से ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 कि इधर से मटेरियल होके इधर आता है, फिर इधर आता है और ये फिर मुकम्मल हो जाता है। अब ये वाले जो खर्चे हैं ये हमने इकट्ठे करने हैं, जो इसके खर्चे हैं, जो खर्चे इधर आए होंगे, इन खर्चों को इधर लेकर आना है। ये है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का काम कि डिपार्टमेंट से खर्चे यहां पर आएंगे, यहां पर रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में इकट्ठे होंगे, और फिर हम इसको फिनिश गुड में लेकर जाएंगे। और फिनिश गुड भी दो तीन किस्म की बन रही होगी, कोई हो सकता है इससे कई आउटपुट हो, कोई प्रोसेस हो के यहाँ पे बन रहा हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफओएच को अगर हम कंसिडर करें तो फिर हमें डायरेक्टली ही फिनिश गुड मिल जाएगी। अगर फिनिश गुड क्या नाम है एफओएच के चैप्टर के हिसाब से देखें, मैंने तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। अब हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये जो मैंने बनाए हैं WIP 1, 2, 3 और सर्विस डिपार्टमेंट जो मैंने बनाए हैं, खर्चों का एक प्रोसेस डिस्कस किया है। ये क्या है? कटिंग, असेंबली, मशीनिंग, निटिंग, मिक्सिंग, फिनिशिंग, ये मैंने लिखे हुए हैं। ये नॉर्मली ये वाले आ रहे होते हैं आपको ज़्यादातर, अदरवाइज आपका P1, P2, P3 करके भी दे देता है, S1, S2 करके भी दे देता है कि ये वाले डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर, परचेजिंग, मेडिकल, मेंटेनेंस, कैफेटेरिया वगैरह। अब सारी बातों की एक इम्पोर्टेंट बात जो स्टूडेंट गलती करता है वो सही नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। आपकी जो बेसिस यूज़ करनी है आपने एफओएच के अंदर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल बेस लेनी है। हम यहां पर समटाइम्स गलती करते हैं। टोटल एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ये बेस है। जिसे हम जस्ट बजटेड एक्टिविटी करके बोल देते हैं और टोटल नहीं करते, और काम फिर क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, फिर आंसर गलत हो जाता है। यही गलती एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी होती है और यही गलती आपकी एफओएच में भी होती है। तो ये टोटल हमेशा लेना है। अब बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? बेसिस आपकी लेबर आर भी हो सकती हैं, आपके मशीन आवर्स भी हो सकते हैं,
आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस की है वो भी हो सकती है, आपकी प्राइम कॉस्ट भी हो सकती है, आपकी क्या नाम है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, मटेरियल की कॉस्ट भी हो सकती है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना है रिसेंट टाइम में। जस्ट ये चीज पूछी है कि बेसिस कौन सी यूज होनी है, और वो भी पूछा है सिर्फ 2 एग्जांपल दो, ओनली 2 एग्जांपल्स, और बस ये पूछा है कि भाई ये बेस किस बेसिस के ऊपर यूज होनी है। ऑटम 22 में क्वेश्चन है ये। अब इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी बच्चे क्या है नहीं पता, गलतियां कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है। ये चीज पूछी है उसने, और रीजन क्या है, क्या किस बेसिस पर ये यूज होगी, कोई आप बताएं जी, किस बेसिस पर हम लेंगे। इसमें ज्यादा बेहतर तौर पर आप ये लिख सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है तो आप मशीन आवर्स लें, ज्यादा बेहतर है। अगर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव है तो लेबर की बेसिस ले लें। और ये चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक कहे मैंने परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट लेनी, सो व्हाट, ले सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ले ले। अब एक कंपनी है, ये क्या है, हम क्या करते हैं इसके जरिए, क्या करते हैं हम एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चा यहां से निकालते हैं और इधर फेंक देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं होता। इट इज एन एस्टिमेटेड, और बाकी क्या करते हैं अंडर ओवर के जरिए एडजस्ट करते हैं, बस ये चीज है। तो ये तो हमने क्या करना होता है, एक एस्टिमेशन बनाने के लिए बेसिस यूज करनी है। तो वो एस्टिमेशन तो किसी भी बेसिस को यूज करके की जा सकती है ना, तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। एक शू कंपनी लेबर इंटेंसिव है, लेबर आर ले ले, दूसरी शू कंपनी लेबर कॉस्ट ले ले, सो व्हाट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आराम से पूछता है एग्जामिनर। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, अगली चीज जो है ना, हम स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो क्या, हम लोग पास पेपर इन डिटेल नहीं करते हैं। मीन्स हमने 3 पास पेपर कर लिए हैं तो हमने कहा बस ठीक है, 4 पास पेपर कर लिए ठीक है। भाई अगर टाइम नहीं है आपके पास, कम से कम पास पेपर पढ़ लो, क्या कर लो, लेकिन कंप्लीटनेस इंश्योर करो। मैं पढ़ा करता था, मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था बच्चे। अब आप ये बताएं, आप आर्टिकल्स करके कितने बजे फारिग होंगे? 5 बजे, जल्द से जल्द भी। तो 5 बजे के बाद कितना टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा? 3 घंटे, रफली 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में क्या मैं किस हद तक प्रैक्टिस कर सकता हूं? मैंने 3 पेपर देने हैं। हमारे ज़माने में 3 पेपर मस्ट होते थे। आपके पास तो ऑप्शन है, 2 पेपर दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 1 दे दें। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होती थी कि एक भी पेपर आपने छोड़ दिया तो बस गया, डी ग्रेड लिया, पेपर फेल, सारे फेल, मौजें। ऐसे ही मौजें होती हैं ना। अच्छा जी, तो कंप्लीटनेस इंश्योर करें। रीसेंट अटेम्प्ट में जो पेपर आया है, एग्जैक्ट तकरीबन रेप्लिका क्वेश्चन आया है ऑफ एन ओल्ड पास पेपर। ओल्ड पास पेपर था जिया के नाम से, 2008 का था, और अब वो पूछा गया है 2022 में 7 मार्क्स का। तब 8, 9, 10 का था, तब जरा सा मुश्किल था, अब कदरे आसान करके दिया।
तो जब तक आप कंप्लीटनेस अगर आप इंश्योर करेंगे तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट पहले से बिल्डअप हुआ होगा, चांसेस यही हैं, चाहे आपने पढ़े हों। चलें, बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सा डिफरेंट है, जो रूटीन का क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके। बजटेड एफओएच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर दिस है, ये खर्चे दिए गए हैं। इनडायरेक्ट वेजेस है, इंश्योरेंस, सुपरविजन, मशीन सप्लाईज, पावर, टूलिंग, बिल्डिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, टोटल। प्रेजेंटली ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू कंपनी प्रोडक्ट्स एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या जी? 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के ऊपर ये कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। The company is considering to change to a separate machine hour rate of absorption for each of 4 different machining group. Different machining groups दे दिए हैं, उसने डिपार्टमेंट की बात नहीं की है। क्या बात की नहीं की? डिपार्टमेंट्स की बात ही नहीं की, उसने मशीनिंग ग्रुप्स लफ्ज दे दिया बस, कोई फर्क नहीं है, मशीनिंग ग्रुप्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या है? allocate and apportion the factory overhead by using the appropriate basis of apportionment। अब हमें क्या करना है इसमें? माइंडसेट 3 स्टेप्स पूरे करने हैं। पहले 3 स्टेप्स आपके हैं, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना है, या जैसे ये ग्रुप्स हो गए। फिर आपको अगर कोई एलोकेशन के लिए चीज मिल रही है, ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो वो लिखना है। और तीसरे नंबर पे आपने पोर्शन कर देना है, खर्चों को बांट देना है ऑन सम सूटेबल बेसिस। अब हम यहां पर एक बड़े परेशानी वाली अंदाज में बैठे होते हैं कि इसने हमारी पसंदीदा बेसिस नहीं दी है क्वेश्चन में। तो क्या कोई दूसरी बेसिस दी है? हम लोग करते हैं क्या? क्रैम, कि इसके लिए ये बेसिस, इसके लिए ये बेसिस, इसके लिए ये बेसिस। वो भी ठीक है, किसी हद तक ठीक है, लेकिन इन डिटेल ठीक नहीं है। यू शुड हैव सम कॉन्सेप्ट। एक दिमाग भी तो दिया है ना अल्लाह ताला ने हमें कि इनडायरेक्ट वेजेस किस बेसिस पे बांटी जानी चाहिए। सोचें जी, किस बेसिस पे बांटी जानी चाहिए? तो कोई ना कोई चीज दी होगी, रिलेट करके दी होगी। लेबर कॉस्ट हो सकता है दी हो, लेबर आर हो सकता है दिए हो। तो आपको नीचे जाएंगे तो ये कुछ बेसिस हैं। टूलिंग कॉस्ट पर बांटी जानी चाहिए? नहीं यार। सुपरविजन? नहीं। सप्लाईज? नहीं। मशीन मेंटेनेंस आवर्स? नहीं। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स? इनडायरेक्ट ऊपर इनडायरेक्ट भेजा तो इनडायरेक्ट वर्कर्स ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के। तो जो सी बेसिस मोस्ट सूटेबल है वो चूज कर लें और फिर बांट दें। अब बांटने का तरीकाकार मैंने सिखाना है, बाकी आपको आता है, बाकी माशाल्लाह आपको आता है, उसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखाना है। ठीक है जी। अब आपका सबसे पहला काम, आप क्वेश्चन किस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरीके से करेंगे? क्यों बेटा जी? आपका वे आउट क्या होगा? सर टोटल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। वे आउट क्या होगा? क्वेश्चन स्टार्ट करने का वे आउट क्या होगा? डिपार्टमेंट्स के नेम लिख के, फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट के नेम है वो लिख के, फिर जो ओवरहेड्स हैं उनको लिख के, आगे जो उनकी बेसिस है बेसिस मेंशन करेंगे, इस बेस से आप डिवाइड करने लगे उनको। बिल्कुल, वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही तरीका है, ये तरीका है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2 पेजेस हैं, आपका क्वेश्चन यहां पर पिछला एंड हुआ है। क्या आप ये वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे या अगले पेज से स्टार्ट करेंगे? यू शुड स्टार्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट पेज। हर क्वेश्चन को लेफ्ट पेज से स्टार्ट करो। क्यों? आपके सामने 2 पेजेस होंगे, आपके सामने 2 पेजेस होंगे। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सफ़े पलटने में, ये चीज है। तो फिर इस पेज का क्या करें? इस पेज को यूज ही ना करते, आप पहले आंसर करते हुए चौथा पेज यूज करते, फिर थर्ड यूज करते। तो एक क्वेश्चन पिछला कर रहे थे आपने ये वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है। इससे अगली वर्किंग जो भी करनी है इस पेज पे करें। पहले होगा क्या? आपका ये खुद ब खुद खाली रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कोई एक छोटी सी वर्किंग लिख दो, सो व्हाट, छोड़ दो खाली। पैसे भरे हुए हैं ना, अच्छे खासे पैसे भरे हुए हैं, 5-7 हज़ार रुपया एक पेपर के लिए दिया हुआ है। तो क्या हुआ है?
एक शीट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिलीव में नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर किसी ने सही तरीके से किया ना तो नहीं ज़रूरत पड़नी। हाँ, दूर से आवाज़ ज़रूर आएगी, शीट प्लीज़, लेकिन फिर क्या होगा, उसे पूछेंगे हाँ भाई क्या बना तुम्हारा, वो कहेगा रह गया इस दफ़ा भी। बिलीव मी, मैंने, मेरा ख्याल है पूरी क्वालिफिकेशन के अंदर 1 या 2 दफ़ा शीट मांगी है, वो भी सीए फाइनल में जाके लगी थी। अदरवाइज तो 16-17 पेजेस के ऊपर ही बात खत्म हो जाती थी। 24 पेजेस में से 20 पेजेस पे बड़ा मुश्किल से हम पहुंचते थे, और दूसरे आवाज़ें ऐसी ही आती थी, शीट प्लीज, वो 2-2 लाइन्स छोड़ के लिख रहे होते हैं, और थ्योरी में आती है। जीनियस बंदे हैं वो। ठीक है जी, तो ये तरीकेकार से आप चलेंगे, आपका टाइम कम वेस्ट होगा। अब सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट बनाना। आप 2 पेजेस पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि 2 पेजेस पे काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपने बेसिस बनानी है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये लेफ्ट पेज है, ये राइट है। आप बेशक यहाँ पर ABCD लिख लें, ये आपने बनाए हैं, यहाँ पर बेसिस लिख लें और यहाँ पे नाम लिख लें। सो व्हाट, क्या हो जाएगा, खा जाएगा वो? नहीं खाएगा। आपने अपनी आसानी करनी है, किसी दूसरे की आसानी नहीं करनी है। एग्जामिनर को भी आसान होगा, आपका अच्छा काम पढ़ने में आसानी होगी, आपको करने में आसानी है, उसको पढ़ने में आसानी होगी। सर अब तो पेपर क्या होता है, ऑनलाइन चेक होता है, फिर क्या होगा, क्या उसको नज़र आएगा पेपर? तो उसकी जिम्मेदारी है चेक करना, इस पेज को भी, इस पेज को भी। आपका क्या ख्याल है, टेक्नोलॉजी इतनी वीक होगी कि वो 2 पेजेस आमने सामने ना देख सके? तो आप MS वर्ड खोलते हैं ना बच्चे, MS वर्ड खोलते हो तो उसके अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप 2 पेजेस साइड बाय साइड देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसके ऊपर मैं एग्जामिनर से पूछ भी चुका हूँ, बेफिक्र हो जाएं। जब ये स्कीम आई थी मैंने पूछा था, स्पेसिफिकली पूछा था कि जनाब अगर हम 2 पेजेस पे काम कर लेंगे तो क्या मसला तो नहीं होगा। इन्वेंट्री का एक ज़माने में हम क्वेश्चन करवाया करते थे, जो 5-4 रेवको में लंबा चौड़ा होता था। अब तो उसका शॉर्टकट सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो लंबा चौड़ा 2 पेजेस पे आराम से हो जाता था, किसी ज़माने की बात है, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के वक्त। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब अगली चीज़ है कि ये आपका आ गया सोल्यूशन, यही आंसर है, ये बेसिस चूज़ करनी है, मिल जाएंगी, टेंशन कोई नहीं। असल चीज़ है इसको लिखना किस तरीके से है। सुपरविजन है नहीं, कोई और चीज़ चूज़ करते हैं। पावर है, पावर के अंदर अक्सर होता है एक और मसला, पावर के अंदर किस बेसिस के ऊपर जाना चाहिए, किलोवाट आवर्स। नहीं मिले फिर क्या करोगे जी? उससे भी बेहतर चीज़ है पावर। इस क्वेश्चन के अंदर किलोवाट आवर्स नहीं नजर आ रहे थे। ले जी सोचें, देखें, पावर है, किलोवाट आवर्स नजर नहीं आ रहे। हमने तो ये याद किया हुआ, दूर से ढूंढा किलोवाट आवर्स मिल जाए, नहीं मिले। फिर आपने पढ़ना शुरू किया, नंबर ऑफ हॉर्स पावर आवर्स मिल गए आपको। चलें जी, हॉर्स पावर आवर भी नहीं है, अब क्या करें? अब क्या लेंगे? क्योंकि हमने तो लगाया हुआ रट्टा, जिसने लगाया हुआ रट्टा वो तो बस यही ढूंढता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, वो छोड़ देगा हो सकता है, या कोई अजम्पशन लेने की कोशिश करेगा कि इसकी अंज्यूम कर देता हूं। हालांकि किलोवाट आवर्स के बाद आपका क्या पावर, सिर्फ पावर होती है या इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? क्या होती है जी? इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या हर डिपार्टमेंट में यूज होती है जी? क्यों? या सिर्फ मशीन चलाने के लिए यूज होती है? बताएं। हर डिपार्टमेंट में यूज होनी है। क्वेश्चन ये है कि इसके मुकाबले पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास मौजूद है या नहीं है। अगर इसके मुकाबले पे क्वेश्चन के अंदर पावर के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है आपके पास, तो फिर ये होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएंगे फ्लोर एरिया पर और पावर को ले जाएंगे मशीन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो फिर क्या मशीन आर ज्यादा बेहतर है या फ्लोर एरिया बेहतर है? फ्लोर एरिया ज्यादा बेहतर है। मैंने भी आपसे पूछा
कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी तमाम डिपार्टमेंट्स में बांटी गई फ्लोर एरिया की बेसिस पर। अब पावर सिर्फ अकेली है क्वेश्चन के अंदर और किलोवाट आवर्स भी नहीं दिए हुए, फिर ज्यादा बेहतर क्या है? फिर मशीन आज ज्यादा बेहतर है या फिर फ्लोर एरिया? फ्लोर एरिया ज्यादा बेहतर है क्योंकि उससे पावर ने तमाम डिपार्टमेंट्स में जाना है। ये लॉजिक है इसका जी। मैंने कहा हॉर्स पावर आर भी नहीं है, मेरा क्वेश्चन पहले यही था, मैं अब जनरल हो गया हूं। मैंने कहा कि हॉर्स पावर भी नहीं है, किलोवाट आवर्स भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो दो ऑप्शंस होती हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा मौजूद है पास पेपर के अंदर जिसके अंदर हमें पावर को किस तरह से बांटना है ज्यादा बेहतर है, देखो सोचो कि कंपैरेटिव में और क्या चीज मौजूद है। तो ये लॉजिक है, छोटी सी लॉजिक है, और लॉजिक के तहत मैं चलाऊं, मैं क्रैमिंग के तौर पर नहीं चला। ठीक है जी। मशीन आता भी यूज होगा जब ये चीज बांटी गई ओवरऑल बाकी डिपार्टमेंट्स में, अगर नहीं बांटी गई तो फिर इसको ही फ्लोर एरिया के ऊपर ले जाओ ताकि ये ओवरऑल बांटी जाए तमाम डिपार्टमेंट। क्या सर्विस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती बेटा? एक जगह है जहां पर है जनरेटर पावर के लिए, फिर क्या करेंगे? फ्लोर एरिया के ऊपर लेकर जाएंगे आप। अच्छा, अब अगली चीज जो मैंने आपको बतानी है कि इसके अंदर आप जल्द से जल्द काम कैसे कर सकते हैं। तो आपने बेटा यहां पर लिख दिया क्या नाम था, पावर, और यहां पर आपने लिख दिया हॉर्स पावर आर, ये आपने लिख दिया। अब मेरा जाती तरीका क्या है बांटने का? सारा है वही, जो चीज आपने बताई है वही है। आप क्या चूज करेंगे? आप कैसे करेंगे? कोई बच्चा करके बताएगा लिख कर, ताकि मुझे ज्यादा इनपुट मिल जाए। ठीक है, लिख कर बताएं, लिख के काइंडली। फिर मैं वो चीज यहां पे प्रोड्यूस कर दूंगा कि बच्चों ने क्या किया, और फिर मैं अपना तरीका बता दूंगा कि भाई आप कैसे करते हैं। ज्यादा बेहतर रहेगा ना। एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना, एक लाइन लिखनी है सिर्फ और सिर्फ आपने। हॉर्स पावर एक लाइन को बस करें, और खर्चा आपका है, किधर गया खर्चा, खर्चा खर्चा इंश्योरेंस, ये पावर का खर्चा है 828240, 828240 ये है। और इधर हॉर्स पावर आर्स हैं 55,000, 27,000, 8,000, 15,000 और 1,05,000। बस एक काफी रहेगा मेरा ख्याल है काम करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि हमें और बहुत सारे काम करने हैं ना। तो असल चीज तो है, मैं आपको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं। वहां पर जो पेज पे आंसर लिखेंगे ना, वो चाहिए मुझे। ठीक है, इस तरह से 4 कॉलम बनाए ना कि कैसे बांट देंगे। वो 4 कॉलम में इस लाइन को बस मुझे चाहिए आपसे, ये वाली लाइन चाहिए मुझे आपसे कि आप पेपर में कैसे ये लाइन लिख रहे होंगे। जस्ट ये चाहिए मुझे, एक लाइन चाहिए कि आप किस तरीके से लिख रहे होंगे। बेटा एक काम करते हैं, चेक करें इसका पेन मैं वहां पे तो नहीं छोड़ आया। एक चीज, अगर नहीं छोड़ गया किसी और का पेन उठा कर ले आए जरा। हाँ हाँ कंटिन्यू रखें। ओह ये सॉरी 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 सॉरी, कर लिया। ठीक है, आपने वर्किंग के अंदर लेकर आए हैं 828, 240, 105, 55,000 और फिर बी का आपने इस तरीके से लिख दिया।
ठीक है जी। आपने वर्किंग डेफिनेटली शो करनी होती है, कोई ना कोई वर्किंग तो शो करेंगे। ठीक है बेटा जी। ये मैंने कहा पेपर में आप जो चीज़ करेंगे ना वो मुझे चाहिए, मुझे आपको पेपर का पर्सपेक्टिव से सिखानी है चीज़। नहीं वैसे पेपर में अगर हम आंसर से डायरेक्ट निकाल के लिखते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व। हाँ कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। सर एक आंसर जी शो बिल्कुल करेंगे, जी, एक आंसर शो करेंगे बाकी सारा बिल्कुल ठीक एक है। वर्किंग शो करेंगे, वेल डन, वेल सारा डन। एक वर्किंग शो करेंगे और बाकी सारा लिख देंगे। ठीक है जी। एक वर्किंग जैसे आप पेपर में करेंगे ना वैसे लिख दें। फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा एक अपना तरीकाकार सिखा दूंगा। आई बिलीव इट्स, हो उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर परसेंटेज कर सकते हैं। जी बेटा ये तो आप करते रहे हो यार, अब आप ये भी चीज़ भी मुझसे पूछोगे पेपर में, थोड़ी मुझसे पूछ सकते हो। मैंने तो सिर्फ एक कहा कि मुझे एक लाइन आपसे चाहिए, उसके रिलेटेड जोन जोन सी भी वर्किंग आप पेपर में करोगे वो लिख दो, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, एक वैरायटी मुझे मिल जाए कि आप लोग क्या कर रहे हो और आपको किस तरीके से मजीद आसानी हो सकती है। ये हमने तो ये काम करना है ना, कुछ दो किस्म की चीज़ें सीखनी है। एक पेपर की टेक्निक भी तो सीखनी है। पेपर की फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न पेपर की टेक्निक नहीं आती, हमें नॉलेज आता है। हमने नॉलेज भी सीखना है और पेपर की टेक्निक भी सीखनी है। जी बेटा जी। सर ये इस तरह करना। यस सर। हाँ तो लिखें ना, आंसर लिखें इसमें, ABCD में आंसर जस्ट लिखना है। सर ये कर ओ वेल डन, वेल डन। ये वर्किंग का कॉलम है, फिर उसके बाद ABCD जो टोटल आएगा और ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, आपने क्या किया? वही आपको दिखा दिया। ये ठीक हो गया। आपने भी वर्किंग लिखी और फिर काम किया। आपने बेटा जी कुछ भी नहीं किया। और ये तो ज़बरदस्त CA की निशानी है ना। हाँ जी बेटा जी, ठीक है जी। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एक ही अंदाज है और वो अंदाज मुझे पता चल गया है, मार्केट में यही अंदाज चलता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मार्केट का अंदाज और ज़रा मेरा अंदाज फिर ज़रा, ओ ज़बरदस्त। ये चलेगा क्यों नहीं चलेगा? ओ यस चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा जी, मार्केट का अंदाज, मेजॉरिटी स्टूडेंट का अंदाज कुछ ये है कि वो क्या करते हैं। अब कैमरा मैन ज़रा बाहर गया है, मैं अपना अंदाज़ पहले बता देता हूँ और मार्केट का अंदाज़ भी बता देता हूँ, क्योंकि इधर कैमरा नज़र आ रहा है। सबसे पेपर में आपने क्या करना है, पेपर के अंदर आना है और यहाँ पर आपने देखना है हॉर्स पावर R है। इसके अंदर से कोई कॉमन चीज़ मैं उड़ा सकता हूँ ना, तो उड़ा देनी है मैंने। लाइक 1,05,000 3 सिफर उड़ाए जा सकते हैं। पहला स्टेप, ये एक रेशियो बन गई है 55, 27, 8, 15, 105। जिस रेशियो में आपको क्या करना है, बांटना है। आपको जो आप बेस लिखेंगे, बेस के अंदर आपने हॉर्स पावर लिखा है, हॉर्स पावर में आगे आपने ब्रैकेट बनानी है। ब्रैकेट बना के 55, 27, 8, 15, 55, 27, 8, 15 और टोटल हो गया 105। ये लिखना है। इट मीन्स कि मैं इस टोटल इस रेशियो में बांट रहा हूं, बस कहानी खत्म। और फिर आएगा आपका अगला कॉलम टोटल, फिर आपका आएगा ABCD। और अब आपने कैलकुलेटर को यूज करना है। कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे आप? कैलकुलेटर किधर गया जी हमारा? यहां पे होगा, ये आ गया कैलकुलेटर। आ गया कैलकुलेटर? ओ यस, कैलकुलेटर आ गया। मोड 1, चलो 1 आ जाओ यार। शिफ्ट किधर गया? 3 डिग्री। और क्या हो गया भाई? मोड में 1, हाँ ठीक है जी।
अब आपने क्या किया, किसको बांटना था, टोटल वैल्यू क्या थी भला, 82, हाँ जी 828240, ये आपने यहाँ पर लिखी हुई है 828240। आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, कुछ नहीं लिखना, ये वर्किंग शो कर रही है कि आप किस बेसिस पर बांट रहे हो। जस्ट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है और आंसर लिखना है, और कैलकुलेट करके भी आंसर कैसे लिखना है। अब ये क्या 100% ठीक है वर्किंग, बोले किस बेसिस पे बांट रहे हैं, इस बेसिस पे बांट रहे हैं, कहानी खत्म। एग्जामिनर को और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं है, इस बेसिस पे बांट रहे हैं, हॉर्स पावर है, बेसिस सारी लिखी हुई है, भाई किस बेसिस पे बांट रहा हूं, कैलकुलेट कैसे करना है। अब जो कैलकुलेशन आप यहां पर लिख रहे हैं ना, इतनी लंबी करके 8,28,240 तकसीम 1,05,000 ज़रब 55,000, आप लोग ये लिख रहे हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स कम से कम एक वर्किंग लिख रही है, और एक वर्किंग के अंदर 2 लाइन्स खर्च हो रही हैं। अब एक लाइन खर्च होनी है सिर्फ और सिर्फ, और एग्जामिनर को जस्ट आंसर जाने हैं, और एग्जामिनर के ऊपर आंसर 100% क्या है, ये आपके वर्किंग 100% क्या है, ठीक है। अगली चीज, एक तो 100% ठीक है, रेशो बताई हुई है, आपने एक वर्किंग लिखी, यहां पर आंसर गलत लिख गए, आप बताएं क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने ये वाली रेशो लिख दी है और फिर आपसे आंसर गलत लिखा गया, फिर क्या होगा, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फिर कटेंगे नहीं मार्क्स। क्यों, ये एक लिखने में आपसे एरर हो गया जल्दी में, क्योंकि बेस 100% आपने लिख दी है, क्या किया है, 100% बेस इसके अंदर मौजूद है। ये चीज है आपकी वर्किंग में और मेरी वर्किंग में। अब कैलकुलेट कैसे करनी है मैं वो भी करके बता देता हूं आपको। यार 828 कितना है जी, 407 828,240 डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने 105 मल्टीप्लाई बाय 55, पहला आंसर आ गया, देख के लिख दोगे, ठीक है जी। अगला आंसर बैक आना है 55 की जगह पर। अब आप अपने पेज के ऊपर ला चुके हुए हो, बार बार आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं भागे जाना कि मैं कौन सी चीज ली थी, अब तो आपने लिख दिया है, यहीं से देख के कर रहे होगे, और एक ही बेसिस 2-3 दफा यूज करनी पड़ जाती है, और जब आप इस चीज के ऊपर टाइम लगाते हैं ना, दैट किल्स योर टाइम, खाम किल्स। अब आप खुद कर कर देख लीजिएगा, घर में बैठ के 1-2 क्वेश्चन करके देखिएगा इस अप्रोच के तहत, और फिर कहिएगा कि कितने हो गए हैं, क्या उसी टाइम में आपने एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं काम कर लिया जितनी देर के अंदर आप पहले करते होते हैं। मल्टीप्लाई बाय दूसरी बेसिस 27 लिखा, आंसर आ गया, फिर ख़त्म किया, तीसरा लिख लिया, जो सा भी है, तो ये वे आउट होगा, और इसी वे आउट के तहत मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। ABC भी इसी तरीके से करवाऊंगा, आराम से चुटकियों में हो जाएगी इंशाल्लाह। वो तो पूरा क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब एक बेसिस और लूंगा और फिर ब्रेक करेंगे हम इंशाल्लाह। अब अगर आपको मशीन लेनी हो, ये वाली मशीन बेस बन जाए, तो आप इसकी बेसिस क्या लेंगे, कैसे एक रेशो बना के लिखोगे। अब यहां पर 2 सिफर कॉमन है, उन 2 सिफर को उड़ा दो बस, अपने क्वेश्चन पेपर पे उड़ाओ, मैं जानबूझ के यहां पर ख़त्म कर रहा हूं। अब आपकी बेसिस बन गई 32, 24, 10 और 18, और टोटल हो गया 84। देयर आर चांसेस कि आपको ये ना गिवन किया हो। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्वेश्चन बनाना है, इसने टोटल ना किया हो। तो अब आप बताएं, इस सारे को टोटल करना आसान है 8400 को, या इस रेशो को टोटल करना आसान है? रेशो को टोटल करना आसान है। तो रेशो के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा क्या करें, अभी बहुत टाइम है, स्विच कर लें और अपने क्वेश्चन को इस तरीके से अमेंड कर लें, आपका टाइम सेव हो जाएगा इंशाल्लाह।
ब्रेक करते हैं, वापस आके फिर हम इंशाल्लाह रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन करेंगे, कोई थोड़ी सी बाकी की वर्किंग जल्द अज जल्द करेंगे इंशाल्लाह। अगली सिचुएशन हमारी रूटीन की, जो हमें अक्सर मेजॉरिटी क्वेश्चन मिलते हैं, उसके अंदर हमें मसला होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के ख़र्चों को हमें बांटना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ख़र्चों में। अब ये जो काम है, ये खर्चे एलोकेटेड हैं, जो हमने जैसे ये वाले पहले क्वेश्चन देखा उसके सॉल्यूशन के मुताबिक ये जो खर्चे थे हमने किसी न किसी बेसिस पर क्या किए थे, बांटे थे। ये बांट लिए हैं, पहले 3 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, ये खर्चे इकट्ठे होकर यहाँ पर आ गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। अब ये अगर 2 सर्विस डिपार्टमेंट हों तो इनमें से इधर खर्चे लेकर जाने हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चे क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम कोई ना कोई क्या करते हैं, रेट निकालते हैं, डिपार्टमेंट का रेट निकाला जाता है, या उससे अगले स्टेप के ऊपर आपका प्रोडक्ट का भी हिस्सा बना सकते हैं। अब इसको किस तरीके से करना है, उसके अंदर 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं ये एक दूसरे को सर्व नहीं करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ये खर्चे एलोकेटेड होकर आ गए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 2,20,000। रिपेयर डिपार्टमेंट डज नॉट वर्क फॉर क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल भी डज नॉट वर्क फॉर रिपेयर। तो रिपेयर के खर्चे हैं, रिपेयर 75% ऑफ इट्स टाइम इट स्पेंट ऑन रिपेयर वर्क ऑफ डिपार्टमेंट 1 और 25% डिपार्टमेंट 2 को। मैंने अभी आपको कुछ रेशो का तरीकाकार बताया, अब ये भी रेशो है 75 रेशो 25 इज इक्वल टू 100। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज हो तो हम डायरेक्टली 0.75 और 0.25 के जरिए भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से काम करेंगे, आपने वही डिपार्टमेंट्स लिख लिए, अब इस सर्विस डिपार्टमेंट को ब्रैकेट लगाएंगे और खर्चे आपके इन दोनों डिपार्टमेंट्स में इस रेशो में आ जाएंगे। ये अब रेशो गौर से लिखना अच्छी चीज़ है कि क्वालिटी कंट्रोल की ही रेशो आप उठाकर लिख रहे हो। रिपेयर डिपार्टमेंट की ये गौर से पढ़ना, ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रेशो है 40 1 की और 60, तो ये 40 रेशो 60 लिख दी। अब आपके लिए वंस अगेन इसको बांटना आसान हो जाएगा अगर आपने रेशो यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी होगी। जस्ट रेशो लिख दिया, मोर देन अनफ है वर्किंग। फिर आर को आपने बांटा 20 को, और 75 और 25 रेशो में जो दी हुई थी वो आपने बांट दिया। ये अब आपका एक तरीकाकार हो गया कि जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, और ये वाला सिनेरियो नहीं आता पेपर में क्योंकि सबसे आसान सिनेरियो तो आना है इससे अगले स्टेप वाला। कुछ जगहों पर यह सिनेरियो मिलता है जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। इसके अंदर अक्सर औकात हम लोग ये कहते हैं पहले उसके खर्चे को बांटो जो क्या कर रहा है, दूसरे को सर्व कर रहा है। तो क्या ये लाजमी है? क्वेश्चन इज दिस, क्या ये मस्ट है? कोई लाजमी नहीं है। बच्चे अपने ज़हनों के ऊपर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्या पेपर में गलती नहीं कर सकते आप? आपने दूसरा शुरू कर दिया तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में। बच्चे क्या करते हैं, काटते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं कि हम ये तो गलत हो गया। ऐसा काम नहीं कीजिएगा काइंडली। मैं अभी क्वेश्चन करवा के आपको बता देता हूँ, आप जस्ट आंसर दे दीजिएगा। असल चीज़ है, बेहतर तरीका का तो यही है कि आपने ये किया कि आप पहले बांट दें दूसरे को ही, जो दूसरे को सर्व कर रहा है। बेहतरीन तरीका कार तो यही है, क्योंकि इससे एक स्टेप बच जाएगा आपका, ज़रा सा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये खर्चे हो क्या रहा है, रिपेयर डिपार्टमेंट डज नॉट वर्क फॉर कैंटीन। 75% टाइम दिया जा रहा है रिपेयर का ए को और बी को, 75-25 रेशो हो गई। दूसरे की रेशो, देर आर 10 एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 1, 20 एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 2, 20 एम्प्लॉयज इन रिपेयर डिपार्टमेंट। कैंटीन कॉस्ट टू बी अपोर्शन्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अब ये बेस दे दी है, इस बेसिस पे बांट देना है, तो बांट देते हैं। अब रूटीन में तो तरीकाकार यही है कि 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 2,20,000 को बांटो। पहले किसको बांटो, कैंटीन को बांट दो। ये वही वाला तरीकाकार 10, 20, 20 इज इक्वल टू 50,
लिखा, यहाँ पे लगाई ब्रैकेट, तो ये वाला चीज़ तो फिक्स हो गई, निकल गई ये कहानी। अब ये वाला तो मसला नहीं रहा, अब इससे बांटा जाना है इन तीनों में 20-20-50 करके। और फिर यहां पर 2 20 और 60 इकट्ठा हो गया हुआ है 280। अब 280 को बांट दिया हमने 75 और 25 में। यहां पर काइंडली क्या कर दें, पहले से ही एक अदद चीज लिख दें कि यार यहां पर तो कुछ नहीं लिखा जाना, ताकि गलती से इधर कुछ ना लेकर आ रहे हो आप। बस ये इतना सा तरीका का। नाउ व्हाट इफ मैं शुरू कर देता हूं रिपेयर पहले, मैं स्टूडेंट हूं, मैं शुरू कर देता हूं रिपेयर पहले, तो फिर क्या होगा? लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 2,20,000। ठीक है जी। S2 S1 प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2। अब मैंने बांट दिया पहले किसको, गलती से रिपेयर पहले लिख दिया मैंने कि यार रिपेयर को बांट देता हूं किस में, 75 और 25 में। रिपेयर कौन सा था, ये वाला, ये रिपेयर है और ये QC है। मैंने कहा यार मैं गलती से ये 220 बांट दिया, मैंने क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा यार, नहीं याद रहा, फिर क्या, बच्चे काट देते हैं कि गलती हो गई। काइंडली गलती नहीं हुई है, कोई मसला नहीं है, इधर नहीं बांटना। 220 को जरा तकसीम कर दें 75-25 में, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। क्या गया? नहीं काइंडली आपकी मेहरबानी होगी। 220 जरा 0.75 करें जल्दी जल्दी। 165 और बाकी का 55। अब मैं आया QC बांट में 10-10-20, 10-20 20 = 50 मैंने लिखा, और मैंने खर्चा QC का बांटा 1.5, QC बांटना ना आपने, पहले रिपेयर बांटा है 1.5 लाख आपने। अब ये बांटना शुरू किया। अब यहां पर आपके आप परेशान हो गए, यार ये मैंने क्या कर दिया, और आपने पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यार ये मुझसे तो क्या हो गई, गलती हो गई। ऐसा होता है ना पेपर में, तो कुछ भी नहीं हुआ आपसे। 1.5 लाख को बांट दिया आपने, 1.5 लाख जा रहा है 30, 60 और 60, 30,000, 60,000 और 60,000। बस इतना सा काम हुआ है कि आपका क्वेश्चन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर शिफ्ट हो गया, नथिंग एल्स। अब क्या हो गया, यहां पे 60 आ गया, 60 को बांट दो, बजाय इसके कि आप पूरा क्वेश्चन काट दो काइंडली। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, लिहाजा अपने ज़हनों से एक चीज उतार दो कि कोई 2-3 मेथड है, एक ही मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बी सेफ, अपने ज़हनों के ऊपर बोझ ना डालें। ठीक है जी। 60 आ गया तो 60 को बांट दो, निकाल दो। 60 को किस रेशियो पे बांटना है, 75 पर 25 में बांट दो। रिपेयर दोबारा से आ गई है 75-25। अब यहां पे कुछ नहीं आना, 60 को 75, ये तो कैलकुलेशन भी जुबानी होगी, 45 और 15। ले जी, आंसर आपका टोटल वही आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग। 340 330 आपका आंसर आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कटिंग कर देते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन काट देते हैं कि ये तो हमने स्टेप ही गलत कर दिया, ये तो करना ही नहीं था। तो काइंडली अपने ज़हनों से एक प्रेशर उतार दें, एक ही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी काम चल जाएगा अगर गलती हो जाती है। अगर पहले कर दिया तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि आपने एक स्टेप बचा लिया है। लेकिन परेशान हो गए आप गलती कर दें और फिर उसको काट दें, ये गलत चीज़ है। उसको आगे ले जाओ, दोबारा से रिपीट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। अब अगली चीज़, अब अगला मसला है, एक मसला कि रेसिप्रोकल आ जाए। एक छोटा सा पास पेपर है, हर बच्चे ने किया हुआ है। ठीक है जी। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है एक हिसाब से। ठीक है जी, वो भी आ जाता है। वैसे असल मसला आता है इक्वेशन मेथड में। इक्वेशन मेथड में क्या करना चाहिए, वो कैसे, उसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, उसकी छोटी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, बहुत थोड़ी सी।
सारे पास पेपर की जस्ट इक्वेशंस बनानी है, अगला काम हमें आता है। तमाम पास पेपर्स को उठाना है, जहां जहां पर भी मिले क्या करनी है आपने, जस्ट इक्वेशंस बना के छोड़ दें, बाकी सारा काम आपको आता है। एक क्वेश्चन करें पूरा और बाकी सारे इस तरीके से। अब इक्वेशन बनाने का तरीकाकार, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर बच्चे गलती करते हैं और अगले स्टेप के ऊपर बच्चों को तरीकाकार नहीं आता कि फास्ट वे आउट में पेपर में कैसे काम करना है, जो मैंने सिखाना है। ये एलोकेटेड खर्चे हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 20%, 40%, 30% सर्व करता है प्रोडक्शन को और सर्व करता है 10% वाई को। यहां पे स्टूडेंट गलती करता है इक्वेशन बनाते हुए। अब तरीकाकार क्या इक्वेशन बनाने का, सर्विस डिपार्टमेंट का अपना खर्चा उठाओ 16,500, दो इक्वेशंस बनाओ। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई नहीं है, ये कुछ और है, क्यूसी और रिपेयर है। तो फिर अज्यूम कर लो क्यूसी इज इक्वल टू एक्स और रिपेयर इज इक्वल टू वाई, ताकि इक्वेशन बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक्स वाई इसका अपना खर्चा, एक्स का अपना खर्चा 16,500, वाई का अपना खर्चा 10,600। सबसे पहले ये लिखो 16,500 और 10,600, ये दो चीजें लिखनी है आपने। अब इसमें करो पहले से ही एक्स में हिस्सा आना है किसका, वाई का, तो पहले यहां पर वाई लिख दो, और वाई में हिस्सा आना है किसका, एक्स का, ये लिख दो। ये लिखा गया। अब आओ इधर, यहां से शुरू करो, पढ़ो अपने पास से कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्व करता है ए को भी, बी को भी, सी को भी, और सर्व करता है वाई को भी। तो ये एक्स की सर्विस, एक्स में हिस्सा आना है, एक्स का हिस्सा बांटा जा रहा है, सॉरी क्या जा रहा है, एक्स का हिस्सा बांटा जा रहा है 20, 40, 30 और 10% किसको जा रहा है, वाई को। तो ये वाली चीज है, ये किसको जाएगी, वाई को जाएगी, कि वाई को हिस्सा 10% ऑफ एक्स आना है, 10% ऑफ एक्स आना है, वाई को हिस्सा यहां पर आएगा 0.1। ये है तरीकाकार इक्वेशन बनाने का, ठीक है जी। रिपीट करते हैं वाई के लिए। सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर्व कर रहा है 40% ए को, 20% बी को, सी को 20%, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर्व कर रहा है एक्स को 20%। तो इसका मतलब है एक्स में 20% ऑफ वाई जाना है, 20% आएगा यहां पर, 20% ऑफ वाई जाना है। दोबारा से गौर से देख लें, वाई ने एक्स को जाना है। अब हम क्या गलती करते हैं, हम इधर से देखते हैं वो यस एक्स में ये जाना है, 0.2 इधर लिख देते हैं, ये गलती कर देते हैं, उलट कर देते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट, दोबारा से गौर से देख लेते हैं, ये ना हो मैं भी गलती कर जाऊं। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में वाई को हिस्सा जाना है, तो एक्स में वाई को हिस्सा जाना है 0.1 ऑफ एक्स, वाई को चला गया, ठीक है जी। 0.2 ऑफ वाई एक्स को चला गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। चेक कर देता हूं मैंने गलत तो नहीं बना दी। 0.2 वाई एक्स इज इक्वल टू 0.2 वाई, बिल्कुल ठीक गए ये, सही बताया है। गलती इंसान से होती है लेकिन मैंने सही बताया है, ठीक है। अब दो तरीकाकार हैं इससे आगे प्रोड्यूस करने में, आंसर प्रोड्यूस करने के दो तरीकाकार। एक है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का सहारा, और दूसरा है आपका सहारा मैनुअल। काम किसके ऊपर जल्दी होगा, कैलकुलेटर। क्या आप सबको कैलकुलेटर का तरीकाकार आता है, वेल डन, दैट्स वेरी गुड थिंग। सबको कैलकुलेटर का तरीकाकार आता है, तो कैसे करते हैं भला वैसे, ठीक है। टेबल में डाटा पुट करना है, आपके पास तो बहुत अच्छा सा कैलकुलेटर है,
इसको रीअरेंज करना है पहले कैलकुलेटर की फॉर्म में। इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज करना है कैलकुलेटर की फॉर्म में, फिर होगा। या फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। दोनों तरीके कार सिखा देता हूं, रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा क्योंकि सारे बच्चों को जानी है। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो इसको रीअरेंज करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। पहले इस y को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, इस y को इस साइड पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 0.2 y इज इक्वल टू रह जाएगा 16,500 और ये 0.1 इस साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 0.1x प्लस 1y इज इक्वल टू 10,600। ये है कैलकुलेटर का वे आउट और कैलकुलेटर से आंसर निकल आएगा। कैसे आएगा यहां पर अभी आ जाएगा नजर आपको। ये कैलकुलेटर किधर गया भाई, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अब हमारे पास मोड में जाना है, हमें 5 नंबर पे क्वेश्चन आई। पहले नंबर पर ये क्वेश्चन है 1a, ये यहां पर भी लिखा हुआ है कि किस फॉर्म में होना चाहिए। ax प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे फिर आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं आने का। तो 1 पिक करते हैं। अब यहां पर रीअरेंज कर लिया है, रीअरेंज कर लिया तो यहां पर आ गया आपका 1, यहां पर भी आ गया 1 माइनस 0.2 16,500 कैलकुलेटर पर लिखेंगे। यहां पे 1 एंटर माइनस 0.2 माइनस में एंटर, फिर 16,500 इक्वल टू माइनस 0.1 यस, देन 1, देन 10,600, फिर एंटर, फिर एंटर, x 19,000 y 12,500, x आ गया 19,000 और y आ गया 12,500। जस्ट लिखें यूजिंग कैलकुलेटर, रीअरेंजमेंट भी लिखें क्योंकि अगर नहीं रीअरेंजमेंट करेंगे गलती करेंगे, बिलीव मी गलती करेंगे। लिख देंगे, कोई लिखने पे टाइम नहीं लगना, वो आपका टाइम सेव हो जाना है। ये पहला तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, इसको एक चीज बनाओ, कोई भी इक्वेशन दूसरे में पुट इन कर दो, एनी इक्वेशन। x में y पुट कर देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 16,500 प्लस 0.2 और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरा आ जाएगा 10,600 जमा 0.1x। अब इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, बजाय इसके के और सोचना शुरू करो कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर आंसर लूं। तो इसका तरीकाकार भी तो आना चाहिए कि x किस तरह से सॉल्व होता है। द मोस्ट इजीएस्ट वे आउट, ये उससे भी आसान है। इक्वेशन वाला भूल जाता है, ये वाला ज्यादा आसान है, लेकिन कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए। शिफ्ट मोड 1, चलें जी, ओ यार मोड 1। अब बेटा जी उधर x कैसे लिखना है, अल्फा x आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये आपके पास कहां पर लिखा हुआ है। ये x लिखा हुआ है, मेरे पास ब्रैकेट क्लोज पे लिखा हुआ है, कोई ब्लैक कलर का यूज करते हैं। ये है 991 ES जो अलाउड है, एक EX स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उसके अंदर कोई और वे आउट होगा, माइट भी कहीं और लिखा होगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज से x आ गया। अल्फा कैल्क यहां पर इक्वल टू लिखा हुआ है, अब आपने ढूंढना है इक्वल टू कहां पे लिखा हुआ है अपने कैलकुलेटर पर। फिर 16,500 है, 16,500 प्लस जो सी इक्वेशन बनाई है पूरी लिख दें, 0.2 ब्रैकेट स्टार्ट
10,600 प्लस प्लस है भाई, प्लस 0.1, टेंशन का दी है, डबल जीरो हो गया तो फिर तो का दी टेंशन। ठीक है जी, बहरहाल ज़हनी टेंशन को दूर कर देना चाहिए। अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये आपने एज इट इज लिख दी। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट कैलकुलेट, ये इक्वल टू, शिफ्ट के बाद ये वाला बटन, फिर इक्वल टू, एक्स आ गया 19,000। तो ये दूसरा वे आउट है जिसके जरिए आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स को आता है। तो यहां से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 19,000। अब y के अंदर पुट इन कर दें, y की इक्वेशन है 10,600 प्लस 10,600 प्लस 0.1 इंटू 19,000। अब इसका 12,500 आंसर इसका भी आ जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट्स हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब अगला तरीकाकार आता है कि आपने बांटना है P1 P2 सर्विस 1 और सर्विस 2 को। ये जो x है और y है, सॉरी x और y, x में जो सा भी खर्चा आ रहा हो उसका अपना, उसकी टेंशन नहीं लेनी। x का अपना खर्चा आ रहा था 16,500, यहाँ पे आ रहा था 16,500, और y का आ रहा था 10,600। इन दोनों की टेंशन नहीं लेनी है आपने। जो सी वैल्यू आई है उसको ख़त्म करना है। x को ख़त्म करना है 19,000 के साथ और y को ख़त्म करना है 12,500 के साथ। ये पहले से ही लिख दो और फिर इधर फिल इन करो। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी हमारी, ठीक है। ये तरीकाकार है कि आप ख़त्म पहले से ही चीज़ें को लिख दो और फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगी, वो इस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। यहां पर भी आप रेशियो लिख दो, किस रेशियो में बांटना है। ये एक रेशियो ऐसी चीज है जो आपके पूरे चीज को क्या करती है, बयान करती है। 20 40 30 10, 40 20 20 20, इस रेशियो में लिख दिया। ये अब जस्ट आपने आंसर करना है। अब 4 डिपार्टमेंट से, इस वजह से 4, ये पहले से लिखा गया, कहानी खत्म हो गई। ये बांटने का तरीकाकार तो आपको पता ही है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन टिल नाउ इफ यू हैव? क्लियर है जी? चलें जी, रीसेंट अटेम्प्ट के ऊपर आ जाते हैं। रीसेंट अटेम्प्ट ऑटम 22 प्लूटो लिमिटेड। एक क्वेश्चन एफओएच का ये दिया उसने, रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर या ओवर बताने थे। जस्ट ये 3 सिनेरियो हैं, इनको बताना था कि क्या अंडर एब्जॉर्ब्ड होंगे या ओवर एब्जॉर्ब्ड होंगे, और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। मार्क्स कितने? क्या किसी हद तक थ्योरेटिकली आंसर करना था? यस, थ्योरेटिकली आंसर करना था। दूसरा है कंप्यूट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ प्रायर ईयर एंड करंट ईयर। बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच वर्कआउट करने हैं, पिछले साल के और करंट ईयर के। Assume that there was no other increase decrease in fixed overhead other than those mentioned above. ये रिक्वायरमेंट थी। हम देख के परेशान हो गए। इसका रिजल्ट कितना का आया होगा, कितने % आया होगा? बताए ना, कितने % रिजल्ट आया होगा? ये 20% रिजल्ट था इसका। 20% students passed this question.
यस 20%। 20% स्टूडेंट्स पास हुए सिर्फ एज पर एग्जामिनर। किस में? FOH में। जैसे हम क्या लेते हैं, लाइटर बोर्ड पर लेते हैं और आसान कंसिडर किया जाता है। चलें समझो, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। क्या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 में से 5 ले लूं तो पास होऊंगा, ऐसे ही है। अब जज करते हैं क्या मैं ये 3 ही आराम से पिक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जस्ट 3 मार्क्स। देर ये है, मैं ऊपर वाली कहानी अभी नहीं पढ़ रहा। देर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ZA ड्यू टू विच PL यूटिलाइज इस एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसने क्या किया, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लिया टू मैन्युफैक्चर मैक्सिमम यूनिट्स। फर्दर factory workers were paid overtime of 1.2 million for additional hours worked during the year। फैक्ट्री वर्कर्स को हमने क्या किया, ज्यादा काम किया तो ज्यादा वेज दिया हमने, नथिंग एल्स। और हमें अब क्या बताना है कि इससे ओवर एब्जॉर्ब होगा या अंडर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, ओवर एब्जॉर्ब होगा, किस तरह से? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा काम करना था स्टूडेंट्स ने और ये वाला आंसर हो जाना था, और वो था कि एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला सिर्फ लिख लेते। क्या लिख लेते? एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला लिख लेते और अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला लिख लेते। तो आपने जज कर लेना था होता क्या जी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अगर क्वांटिटी आप नॉर्मल जो आपने एस्टिमेट किया उससे ज्यादा बनाएंगे, ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपका ये तो रेट सेम रहना ना। क्वांटिटी मैंने अज्यूम की थी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का साथ फार्मूला लिख लेते, बजटेड FOH डिवाइड बाय बजटेड क्वांटिटी। अब अगर मैंने क्वांटिटी कुछ अज्यूम कर लेते, 1 मार्क्स लेने के लिए कुछ अज्यूम कर लेते भाई कि बजटेड क्वांटिटी मैंने 1000 ली थी, ठीक, FOH थे 1 मिलियन के, एक रेट आ जाएगा रुपीस कितना, 1000 ही आ जाएगा, 3 से वर कट गए, 1000 रुपये पर यूनिट। अब अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी बना गया हूं 2000 या 1500 1200, तो क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा भाई। सो सिंपल, ये जुबानी भी हो सकता था। नहीं, यही तो मसला है, बी पार्ट क्यों करेंगे। हमेशा पेपर के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर से देखना होता है आसान एरिया कौन सा है, विच वन इज मोस्ट इजीएस्ट एरिया। उसने पूछा है क्या, अगली चीज एक और चीज बता दूं, CMA में खास तौर पर अक्सर एग्जामिनर हमारी मदद करता है। वो हमें पहली रिक्वायरमेंट ऐसी देता है कि आप वो करेंगे तो अगली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। नॉर्मली CMA में ये हेल्प की जाती है, खुद चलाता है। तो CMA में कोशिश यही करें कि स्टेप बाय स्टेप ही चलें, जो सी रिक्वायरमेंट पहले की है वही पहले कर लें। नॉर्मली ऐसे होता है। तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज, गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस में क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज PL's कॉस्ट बाय 3 लाख। गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर दिए और आपकी क्या हो गई है, 3 लाख रुपया खर्चा बढ़ गया। क्या एक्चुअल खर्चा बढ़ा? मैंने बजट किया था 1 लाख 1 मिलियन और एक्चुअल खर्चा क्या हो गया 13 लाख। तो अंडर एब्जॉर्ब होगा ओवर एब्जॉर्ब होगा, यही डिफरेंस है ना। एब्जॉर्ब्ड क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आई, और जस्ट देखना है एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस देखना है आपने। एक्चुअल में 3 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा हो गया है, प्लस में है, तो क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब होगा। सो सिंपल, ठीक।
तो इस तरीके से आपको जस्ट क्या करना था, आंसर करना था। और इसका कितने मार्क्स होंगे, 3 सिचुएशन है तो 3 मार्क्स हैं, हर सिचुएशन का 1-1 मार्क्स। ये वाली सिचुएशन समझ लग रही है तो ये पहले कर दो भाई, ये वाली पहले समझ लग रही है, ये वाली पहले कर दो। हम लोग करते ही नहीं। फेलियर की एक बहुत बड़ी रीजन आसान मार्क्स कैरी ना करना क्वेश्चन में से। भाई 7 मार्क्स मुश्किल हैं, क्या ये 3 आसान है? 3 आसान तो करो। हम देख के छोड़ देते हैं कि यार ये तो समझ ही नहीं लग रही क्या करना है। जस्ट उसने क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट ब्रीफली एक्सप्लेन, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। हर एक को इंडिपेंडेंटली जज करो। तो मतलब क्या हुआ, उसने सेपरेशन कर दिया है, कोई चीज दूसरे से लिंक कर नहीं रही है। तो क्वेश्चन को गौर से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर सही नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी रीजन फेलियर की, गौर से ना पढ़ना। क्वेश्चन पूछा क्या है, सवाल कुछ का किया गया, जवाब कुछ दे रहे हैं हम। इसके एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहा है। 20% रिजल्ट से ही समझ जाओ भाई कि हमने क्या किया है। हमने तो इन 3 मार्क्स की तरफ गए नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं लगी थी। तीसरी चीज, ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज एन मशीन ब्रेकडाउन विच हैड टू बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 million। मैकेनिकल ब्रेकडाउन एक क्या एकदम से होता है? वो गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो गई है, बाइक रास्ते में चलते चलते पंक्चर हो गई, क्या पहले से एस्टीमेट किया था पंक्चर होने का? नहीं किया था, तो एकदम से खर्चा बढ़ गया ना। इसकी भी हालत वही है कि खर्चा है जो कि एक्चुअल में आ गया और एब्जॉर्ब में लिखा ही नहीं हुआ था, हमने एस्टीमेट किया नहीं हुआ था। यहां पे एस्टीमेट करते तो एब्जॉर्ब में जाना था ना, एस्टीमेशन में तो लेकर ही नहीं आए तो एब्जॉर्ब में गया नहीं, तो खुद ब खुद क्या होगा, इसकी वजह से अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा, खर्चा एक एक्चुअल में ज्यादा है। तो 3 मिलियन का खर्चा है और इंश्योरेंस क्लेम 2.8 मिलियन अगेंस्ट द मशीन ब्रेकडाउन हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया। तो मेरे नजदीक तो क्या करना चाहिए, दोनों को नेट ऑफ करके जजमेंट देनी चाहिए। आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने दोनों को अलग-अलग दी हुई है। तो भाई अगर पैसे इजाफी आ गए हैं तो फिर खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होने की वजह से जो उनका डिसीजन खर्चे का है उसके उलट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम को करना था आपने। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बाकी का क्या है, 7 मार्क्स में क्या करना है। 7 मार्क्स में करना है कंप्यूट दी बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। बजटेड कितने हैं और एक्चुअल कितने हैं ऑफ प्रायर ईयर पिछले साल के और करंट ईयर के। मींस पिछले साल के भी बयान करो और करंट ईयर के भी बयान करो। Assume that there was no other increase decrease in fixed overhead other than those mentioned above. Okay. पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करो फिर क्वेश्चन पे जाया करो। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर रिक्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं और हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं है। हम नीचे जाके के नीचे पहुंचते हैं तो क्वेश्चन भूल जाता है और फिर दोबारा से पढ़ते हैं। तो पढ़ो, बिल्कुल प्लानिंग करने के लिए 2 से 3 दफा पढ़ना अच्छी बात है। सीएमए कुछ भी नहीं है, सीएमए में अच्छी प्लानिंग है। यहां पे वो लेंथी क्वेश्चंस तो है नहीं कि हम FAR2 के कंसोलिडेशन कर रहे हैं या FAR1 का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है, या हम कैश फ्लो कर रहे हैं जिसके अंदर हमें 10-15 टी काउंट बनाने पड़ने हैं। ऐसा काम तो नहीं है हमारा। यहां पर जस्ट छोटा सा क्वेश्चन होगा, सोचने वाला ज्यादा होगा, सोच के करने वाला होगा। चलें जी, टाइम इज शॉर्ट। Pluto manufactures a single product ZAA and operates at a normal capacity of 45,000 machine hours per annum, which is 90% of full capacity. ठीक है जी। तो एक बात और याद रख लें, जब भी सीएमए में कैपेसिटी का जिक्र आ जाए तो समझ जाओ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैपेसिटी है। 99% क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट कैपेसिटी होगा जब भी आपको कैपेसिटी दी हुई है। तो इसका मतलब है आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 45,000 डिवाइडेड बाय
0.9 करो, 100% पे चले जाओ, 50,000 हो जाएगी, तो फुल कैपेसिटी होगी 50,000। PL uses absorption method to manage its cost. Following information has been extracted from PL's prior year's record. इसका मतलब है पिछले साल का डाटा उसने हमें कुछ दे दिया और पिछले साल का ही हमें क्या करना है, बजटेड भी बनाना है और एक्चुअल भी बनाना है। ये क्या हुआ? ओह यस, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 44,000 है, 45,000 हमने एस्टिमेट की थी, एक्चुअल प्रोडक्शन 44,000 है, अंडर एब्जॉर्ब 4,20,000 है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बजटेड के ऊपर पहुंचना है और अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ है, इसका मतलब है मुझे यहां पर इन दोनों चीजों के ऊपर लिखना पड़ेगा, एक्चुअल एब्जॉर्ब और क्या जी, अंडर या ओवर। अब फार्मूला बना लो, अंडर ओवर के लिए एक फार्मूला बना लो भाई, कि अंडर होगा तो कौन सी चीज बननी है। 4,20,000 उसने दे दिया है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, 4,20,000 आपको अंडर एब्जॉर्ब दे दिया है। इसका मतलब है क्या चीज ज्यादा होगी जी, एक्चुअल ज्यादा होगी, ठीक है, एक्चुअल ज्यादा होगी और एब्जॉर्ब कम हो। कोई चीज सीखो, या तो इसको ब्रैकेट में लेकर आओ अंडर को, या पॉजिटिव में लिखो, जो सी भी चीज बनाते हो उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दो। ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी या बी माइनस ए, ताकि आपका आंसर रिवर्स बैक जब जाओ तो चीज सही कैलकुलेट हो, या क्रैम करो चीजों को, या सोच के लिखो। एक्चुअल ज्यादा होगी तो b माइनस ए का फार्मूला बनेगा अगर आपने प्लस में लिखना है, और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा अगर आपने इसे माइनस में लिखना है। तो c इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने ये चीज पहले से लिख ली कि आपको किस तरह से चीज मिलनी है। एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज पर पहुंच जाओगे। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 200 पर मशीन आर। एब्जॉर्प्शन का फार्मूला भी लिख दो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या मुझे दे दिया, फिक्स्ड एफर्ट एब्जॉर्ब 200 पर मशीन आर, 200 पर मशीन आर, 200 पर मशीन आर। और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी में मजे की बात 44,000 यूनिट्स हैं। क्वेश्चन के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन की गई है, 44,000 यूनिट्स दे दिए हुए हैं और यहां पर मशीन आवर्स दे दिए गए। ये एक जेन्युइनली मेरे नजदीक गलती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया है, आपको रिलेशन पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं मिला, फिर क्या करोगे? फिर आप एक अजम्पशन दोगे, इट इज अज्यूम्ड दैट ईच यूनिट रिक्वायर्ड 1 मशीन आवर, और कुछ नहीं हो सकता। पूरा क्वेश्चन मैंने देख लिया था, मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं मिला था। तो ये वाली चीज आ जाए, या तो अक्सर होता ये है कि इस तरह का काम हो जाए, एग्जामिनेशन के अंदर रिपोर्ट हो जाता है, उस वक्त वहां पर वो बता देते हैं कि ये गलती है, या फिर आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। यहां पर पूरे क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला था, फिर मुझे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। 44,000 और 45,000 का लिंक बस यही बन रहा है कि ईच यूनिट रिक्वायर्ड 1 मशीन आवर। तो फिर मैं यहां पर 44,000 मशीन आर लिखूंगा और मैं नीचे अजम्पशन दे दूंगा, इट इज अज्यूम्ड दैट इतने यूनिट्स रिक्वायर्ड 1 मशीन आर। ये दिया, क्या मेरे पास एब्जॉर्ब आ जाएगा? क्या मेरे पास एब्जॉर्ब आ जाएगा? तो क्या मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब है? क्या मैंने एक फार्मूला बना लिया और मैं रिवर्स बैक करके एब्जॉर्ब मालूम कर सकता हूं? एब्जॉर्ब मालूम कर लूंगा तो मैं एक्चुअल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। आधा क्वेश्चन तो हो गया, आधा क्वेश्चन तो मेरा हो गया। असल चीज है क्वेश्चन को स्टार्ट करना। जो सी चीज गिवन की है ना, सारी चीजें लिखो, ये चीज है। और फिर ये तो करंट ईयर का मसला है, करंट ईयर की तो कहानी डिफरेंट है। अच्छा, ये मेरे पास मौजूद है, क्या मैं बजटेड खर्चे के ऊपर पहुंच सकता हूं? क्या मेरे पास फार्मूला है? फार्मूला लिखो भाई,
मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड की गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरे पास ये भी है, ये भी है। बजटेड क्वांटिटी 45,000 है मेरे पास, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2,000, तो मेरे पास ये भी हो गया। यहां पर आते हैं तो 5 मार्क्स तुम्हारे पूरे हो गए। 3 इधर से लिए या 1-2 इधर से लिए और 2 इधर से ले लिए। अब जस्ट क्या है, ऊपर नीचे करना है, नथिंग एल्स। इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, दूसरे अगले साल की चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अगली चीज, PL हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवाइजिंग इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल ओवरहेड। क्या एक्चुअल ओवरहेड अगर आ गए जो ये मालूम किए हैं फार्मूले के जरिए, तो क्या ये अपडेट हो रहा है अगले साल के लिए? तो इसका मतलब है अगले साल के बजटेड कितने होंगे? यही होंगे। तीसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। 3 आसान रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हुई हैं, अब सिर्फ चौथी रह गई है जो आपको अगले साल का काम करना है। तो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, एग्जिस्टिंग से हमेशा फ्यूचर की तरफ जाया जाता है, ना कि फ्यूचर से रिवर्स बैक जा रहे होगे। उसने जो सी चीज दी है उसको पेपर पर लेकर आओ, अपने रिलेटेड फार्मूलाज लिखो और आंसर लेकर आओ। दिस इज द वे आउट टू डू CM में, और कुछ नहीं है। बच्चों को आगे CVP बहुत मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल टॉपिक CVP सोचते हैं बच्चे, हालांकि CVP इज मोर इजियर देन डिसीजन मेकिंग के 2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं, शट डाउन और क्या दूसरा कौन सा था, फर्दर प्रोसेस। ये 2 थे बस मेरे नजदीक पूरे CMA में सबसे मुश्किल चीजें हैं तो ये 2 हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें से मार्क्स लेना बाएं हाथ की खेल होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। अब इसमें 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो क्या चौथी में कुछ रह गया? चौथी में क्या है, ये खर्चे है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड, बजटेड आ जाएगा और उसमें खर्चे कितने ऐड अप हो गए। फर्दर फैक्ट्री को 1.2 मिलियन देने पड़ गए, ऐड अप कर दो। 3 लाख मजीद खर्चा बढ़ गया, ऐड अप कर दो बजटेड में। इसमें 0.2 मिलियन ऐड अप कर दो, 3 मिलियन और 2.8 का नेट ऑफ एक्चुअल पे पहुंच जाओगे। मींस इसमें से, इस क्वेश्चन में से 10 में से 8-9 लिए जा सकते थे अगर सही तरीके पर चलते तो, लेकिन पास कितने हुए? 20%, जो कि बहुत काम गड़बड़ है। ले जी, ये सॉल्यूशन आ गया। मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैपेसिटी। मैंने उससे क्या बनाया? फुल कैपेसिटी। मैंने ABC के जरिए काम कर रहा हूं। किसके जरिए काम कर रहा हूं? ABC भी एक बहुत अच्छा सा तरीका कार है काम करने का। आपकी वर्किंग बच जाती है, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट कहा था मैंने वहीं पर गया। क्वेश्चन में और क्या डाटा क्वेश्चन में गिवन था उसको लिखो। क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन था 2 चीजें, एक एक्चुअल प्रोडक्शन 44,000 और एक अंडर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है जी, मैं 44,000 यूनिट्स लिख दिए। इधर मशीन आर, ये हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखते, बच्चे नहीं लिखते। ये लिखोगे तो क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलती कर जाओगे। 4,20,000 लिखा। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे रिक्वायर किया था, मैंने लिख दिया कि ये है गिवन 200 पर मशीन आर। ये 5 चीजें लिखी गई। तो अब मुझे क्या मालूम करना है? मुझे फार्मूला लिखना है, वही वाला, वही जो मैंने उधर लिखा है। तो आगे आप स्टेप में आ जाए। 45,200 आंसर आ गया, पहला आंसर मेरा मुकम्मल हो गया। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड के अंदर करना है तो ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर वही वाला मेथड जो मैंने वहां पर किया है, वही चीज मैंने सोच के यहां पे लिख दी कि कैसे आनी। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यहां पर मुझे अजम्पशन लेनी पड़ गई। इट इज अज्यूम दैट ईच मशीन आर प्रोड्यूस 1 यूनिट, क्योंकि और कोई रिलेशन नहीं था क्वेश्चन में। तो ये मेरी एक अजम्पशन मुझे लेनी पड़ी। अब सोचना शुरू किया, अगर एक्चुअल ग्रेटर एब्जॉर्ब देन वी हैव अंडर एब्जॉर्ब एंड वी शुड ऐड अंडर एब्जॉर्ब इन अमाउंट। या आप इस तरीके से जैसे मैंने पहले कहा फार्मूला बना दोगे तो भी बैलेंसिंग आंसर आ जाएगा।
तो ये हमने ऐड अप कर दिया, ये हमारे पास आ गया 9 लाख 9.22। यही चीज़ अगले साल के लिए बजटेड है जो क्वेश्चन में कही हुई है, तो मैंने अगले साल के लिए ले लिया। ये 4 चीज़ें तो पूरी हो गई, और नीचे वही वाले खर्चे, 2 खर्चे ऐड अप किए। एक खर्चा ओवर टाइम पेड टू फैक्ट्री वर्कर नहीं लेना, क्यों? इसलिए कि ये डायरेक्ट है, ओवरहेड है ही नहीं, ये ओवरहेड है ही नहीं। ठीक है, ओवरहेड क्या चीज होती है? लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर हो और आप ओवर टाइम पे कर रहे हो, तो 2 चीजें होती हैं इसके अंदर हिस्सा। एक होता है बेस रेट और एक होता है ओवर टाइम प्रीमियम। अगर इन दोनों की बाइफर्केशन मौजूद है तो फिर ये तो होगा डायरेक्ट लेबर और ये होगा इनडायरेक्ट लेबर, और फिर ये एफओएच बन जाएगा। ये इसकी बाइफर्केशन थी ही नहीं, तो इस वजह से जो मेरा ओवर टाइम है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट लेबर एफओएच नहीं होता है, और इसको मुझे करना था इग्नोर क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। बस इतना सा कहानी थी इसके अंदर, एक डिसीजन था। एग्जामिनर कमेंट्स आप खुद पढ़ लेंगे। मार्किंग स्कीम 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग इंपैक्ट ऑफ ईच इवेंट, जो हमने पहले किया, 3 मार्क्स ये हो गए। बजटेड फिक्स एफओएच ऑफ बोथ ईयर्स के 2 मार्क्स, 1-1। अप्लाइड एफओएच दोनों सालों के 2 मार्क्स, 1-1, यानी कि एक्चुअल एफओएच के 3 मार्क्स, क्योंकि एक्चुअल के अंदर अभी हमें काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ना था, ये वाला, इसके 3 मार्क्स हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकते थे, मैंने दोनों डिस्कस कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कल डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके अंदर ये पहला तो यही वाली एग्जांपल्स थी बेचारी जो मैंने बिल्कुल पहले डिस्कस कर दी थी आपसे, जिसके बच्चे, इसकी एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊं इस बेचारे बच्चे के कि क्या है इसके, और ये एग्जैक्टली पास पेपर का रेप्लिका, इस वजह से मैंने डिस्कस भी नहीं किया। ये वाला जिया का पास पेपर का रेप्लिका 35% पास हुए जी, और ए पार्ट में कॉस्ट एलोकेशन बेसिस वर एक्सप्लेन इंस्टेड ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन रेट। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर भाग गए इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द सिलेक्शन ऑफ बेस फॉर द एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड। तो बच्चे भी अच्छे काम करते हैं 2 मार्क्स के पीछे भी। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।